जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आरके सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज तक हमने अभी तक जो पढ़ा वो मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा। आज हम नीति राज्य के नीति के निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ भी है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों नजरिए से हम पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे हम, उत्पत्ति किस तरीके से हुई है इसकी। उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, उत्पत्ति के बाद में इसकी प्रकृति, नेचर कैसा है इसका, फिर उसका महत्व जानेंगे, इंपोर्टेंस कैसा है इसका, फिर इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे इसके बारे में, फिर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के बीच का संबंध कैसा है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई। 1925 में सबसे पहले साम्यवादी दल का गठन हुआ भारत में। राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ा दिशा इसी ने मोड़ दी थी। सबसे पहले उदारवादी आंदोलन चल रहा था, जो कि जॉन लॉक इसके पितामह हैं, और उसके बाद कार्ल मार्क्स आए। कार्ल मार्क्स ने धज्जियां उड़ा दी, पूरे विश्व की, आधा विश्व पलट के रख दिया कि हम जो है फोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे, क्योंकि पैसे वाले जो है, जो पूंजीपति हैं, उनको जो है उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इनमें एकता हो ही नहीं सकती लोगों में। उनका मानना यह था, साम्यवादियों का या कार्ल मार्क्स के जो उत्तरदायी थे यानी कि उत्तराधिकारी थे, उनका मानना यह था कि उन दोनों के बीच का जो संबंध है वो टकराव को खत्म करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सिर्फ इतना हो सकता है कि उनकी पूंजीपतियों को, संपत्तियों को नष्ट कर दिया जाए। बिना लड़ाई के, बिना क्रांति के, बिना झगड़े के, बिना खून खच्चर के ये लड़ाई खत्म हो ही नहीं सकती। उनका मानना यह था साम्यवादियों का। लेकिन अब ये देखते हैं कि यहाँ पे उत्पत्ति किस तरीके से होती है। सबसे पहले हमारे संविधान सभा में सबसे ज्यादा कितने थे, वो क्या नाम है, कौन सी विचारधारा के थे? उदारवादी। सबसे पहले 90% उदारवादी यहां से। उदारवादी विचारधारा से संबंधित थे। नेहरू कैसे थे? समाजवादी। नेहरू समाजवादी थे। और एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं, उसके गांधी जी के उत्तराधिकारी कौन थे, राजनीतिक उत्तराधिकारी? नेहरू थे। अच्छा, उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन थे? विनोबा भावे। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, ये क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके जो राजनीतिक उत्तराधिकारी वो थे नेहरू, और जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? विनोबा भावे। राजनीतिक उत्तराधिकारी इसलिए मानते हैं क्योंकि गांधी के दम पे देश को आजादी मिली, और गांधी के दम पे देश को आजादी मिली तो उदारवादी, क्योंकि ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह जैसे जो देश थे जिनके संविधान बन चुके थे, जो कि डेवलपमेंट की राह पे चल रहे थे, वो सब उदारवादी थे। अब दिक्कत ये थी कि हमारे यहाँ शासन का मॉडल किस तरीके से अपनाया जाए, उदारवादी या समाजवादी, सबसे ज्यादा, क्योंकि दो ही विचारधारा चल रही थी हमारी संविधान सभा में। दूसरा कौन था? समाजवादी। उदारवादी विचारधारा के जो सदस्य थे वो जब ब्रिटिश काल की वो चल रही थी ना, उसमें सभा थी। हाँ, ब्रिटिश काल की थी, लेकिन भारतीयों ने बनाया था ना सबसे पहले संविधान हमारा। भारतीयों को छूट दी गई थी ना कि आप अपने इलेक्शंस लड़िए, और 10 लाख के ऊपर एक खड़ा होगा, उसके लिए जो है इनडायरेक्टली इलेक्शन हुए थे। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्टली हुए थे, लेकिन इनडायरेक्टली हुए थे। और इनडायरेक्टली तरीके से जब इलेक्शंस हुए थे तो संविधान सभा में 389 जो है सदस्य आए थे। उनके बाद में वो 292 रह गए थे, वो अलग डिबेट है। वो संविधान किस तरीके से बना वो उस डिबेट में देखेंगे हम। यहाँ क्या देख रहे हैं? उत्पत्ति देख रहे हैं। सबसे पहले उत्पत्ति किस तरीके प्रकार से होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। समझ में आ रही है आपको यहाँ तक? तो हमारे यहाँ दूसरी विचारधारा कौन सी थी? समाजवादी। अब समाजवादी, तीसरी विचारधारा कौन सी थी? साम्यवादी, जो कि संविधान सभा में बैठी ही नहीं थी। समझ में आ रही है? उनका कहना क्या था? ओ देखो, बड़े मियां कौन? बुर्जुआ। वो बुर्जाई बोलते थे उनको, किनको? पूंजीपति लोगों को बुर्जाई। और जो वर्कर क्लास थी उनको वर्कर क्लास बोला जाता था, यानी कि जो आम लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे। उनमें, उन दोनों में जब तक कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा, यानी झगड़ा नहीं होगा, और जब तक झगड़ा क्या, क्रांति नहीं होगी, तब तक हमको आजादी नहीं मिल सकती है। उनका उनका मानना अलग ही था, उनका पर्सपेक्टिव अलग था। लेकिन हमारे यहाँ संविधान सभा में बैठे नहीं थे वो।
अब हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो दिशा थी वो 1925 से बदल गई। आप कभी देखना, हिस्ट्री पढ़ के देखना, आप मॉडर्न हिस्ट्री में सारी की सारी बातें उदारवादी हैं। जितने भी राइट्स मांग रहे हैं हम उदारवाद के मांग रहे हैं। जितने भी हम अंग्रेजों से अपील कर रहे हैं या क्रांतिकारी माध्यम से जो भी हम आजादी चाहते हैं, वो सारे के सारे किस तरीके से चाहते हैं? उदारवादी तरीके से। लेकिन 1925 में साम्यवादी दल का गठन हुआ, और जब साम्यवादी दल का गठन हुआ तो उदारवाद ने अपने आप को बचाने के लिए कौन सा रूप धारण कर लिया? समाजवाद का नहीं, कल्याणकारी राज्य का। अब ये कॉकटेल हो गया, समाजवाद और उदारवाद का, अपने आप को बचाने के लिए। उसके बावजूद भी साम्यवादी नहीं मानते। हमारे यहाँ वामपंथी थे, उस वक्त वामपंथी लोग थे। अब उस वक्त भी लेके आए थे, मैंने आपको पहले बताया था ना, पहला संविधान संशोधन जब हुआ था, डॉक्टर क्या पतंजलि शास्त्री पहले न्यायाधीश थे 1951 में, 50 में जब हुआ था पहली बार। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं उनके बारे में। तो वामपंथी लोग काला झंडा लेकर के आ गए थे। एक छोटा बुर्जुआ, यानी कि बड़ा बुर्जुआ, बड़ा बुर्जुआ कौन? अंग्रेज। वो छोटे बुर्जुआ को सत्ता सौंप रहे हैं। छोटे बुर्जुआ कौन? उदारवादी लोग। हमारे यहाँ नेहरू, अंबेडकर, क्या नाम है उनका, पटेल, बड़े बड़े जेबी कृपलानी सॉरी। तो ऐसे बड़े लोग थे उस संविधान सभा में। तो ये लोग जो है अब छानबीन कर रहे थे, अलग अलग देशों से देखें भाई हम कहां कहां से लेके आए, किस तरीके से सारी चीजें बनाए। एक उप समिति का निर्माण किया गया। एक उप समिति थी, मूल अधिकारों की उप समिति। ध्यान देने की बात है, बीपीएसपी की कोई समिति नहीं बनी। भारतीय संविधान सभा में निदेशक तत्वों की कोई समिति नहीं बनी थी, एक भी समिति नहीं है, आज तक कोई समिति नहीं है इसकी। लेकिन मूल अधिकारों की समिति थी जिसके अध्यक्ष थे पटेल, लेकिन उसकी भी सब ऑर्डिनेट जो समिति होती है उसके थे जेबी कृपलानी। ये लिखने वाला पॉइंट है, आप लिख सकते हो। उसके समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और उनसे क्या कहा गया कि आप भारत भ्रमण करें, भारत घूमिए, और लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट होने चाहिए, वो सारी चीजें आप ढूंढ के लेके आइए। अब वो इतना पुलंदा ढूंढ के लेके आ गए, समझ में आ रही है? अब इतना बड़ा पुलंदा लेके आ गए, लिख लिया? अब मेरी तरफ देखो। अब वो इतना बड़ा पुलंदा लेके आ गए, अंबेडकर कहने लगे इससे खां खोस है, कहां घुसाएं इसको संविधान सभा में। अब इतने को लागू करने के लिए हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करने में कोई पैसा नहीं है। आपको बोलने की आजादी दी गई है, उसमें राज्य पैसा दे रहा है? कोई खर्चा हो रहा है? घूमने फिरने की आजादी दी गई है, राज्य पैसा दे रहा है? आपका खर्चा हो रहा है। समझ में आ रही है? जीवन की स्वतंत्रता, राइट टू प्राइवेसी, ये किसमें? ये पैसा खर्च हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा है ना। सारी पैसा खर्च कहां होता है? डीपीएसपी में, क्योंकि यहाँ राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, राज्य का महत्व ज्यादा है यहाँ पे। वहां राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यहाँ राज्य करेगा। गा अंडरलाइन, राज्य ही करेगा। ये राज्य के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आप कोई भी कानून बनाएं तो इनको, इन जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, इसका मतलब ही यही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य को निर्देश देते हैं, यानी कि आदेश देते हैं कि आप इनको ध्यान में रख करके कोई भी पॉलिसी बनाएं भारत के लिए। अब तीसरा दिक्कत ये थी, अंबेडकर के सामने लेके आए कृपलानी साहब। अब इतने पुलंदे को कहां खोसे? पैसा नहीं था हमारे पास, चूस लिया था किसने? अंग्रेजों ने। पहले हम देश, एक वक्त था देश दोस्तों, हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन किसने चूस के हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी की? अंग्रेजों ने। अंग्रेज कौन है? जोक। समझ में आ रही है? खून चूसने वाले लोग। और अंग्रेजों का ही संविधान उठा लेके आ गए, क्योंकि आदत उसी की थी ना हमें, संसदीय शासन की। आजादी किसने दिलाई? बहुत सारे लोगों का हाथ था, लेकिन मेन लीडर कौन थे? गांधी। अब यहां पे गांधीवादी कोई विचारधारा थी ही नहीं। अब उनके पक्के शिष्य थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, एसएन अग्रवाल जिन्हें बोलते हैं। श्रीमन नारायण अग्रवाल आई संविधान सभा में, उन्होंने पूछा मुझे एक चीज बताओ, ताल ठोक कर पूछा, मुझे एक चीज का जवाब दो, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं या नहीं? सारे के सारे चौंक गए, यार राष्ट्रपिता, ये भी कोई क्वेश्चन है? राष्ट्रपिता हैं, बिल्कुल हैं। कहां है? पूरे भारतीय संविधान को खोल के देखो, कहां है? उनकी विचारधारा कहां है?
क्योंकि अब एक चीज को ध्यान रखना, गांधी संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी कौन थे? विनोबा भावे, उनके शिष्य थे विनोबा भावे। अब वो पूरी विचारधारा से संबंधित थे। तीसरी विचारधारा कौन सी आई? गांधीवादी। ध्यान रखना, जहां वादी लग रही है, वादी का मतलब होता है विचार, आइडिया, है ना। एक विचार होते हैं, अपने पर्सनल विचार होते हैं। जहां वाद लग जाता है, वाद का मतलब होता है आइडिया, विचार। ठीक है, इसके बारे में हम समझाएंगे। देखो, उदारवाद और समाजवाद के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं इसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि आप शायद नहीं पता हो उदारवाद समाजवाद क्या है। डिबेट सबसे ज्यादा उदारवाद और समाजवाद के ऊपर चली, गांधी के ऊपर नहीं चली थी। गांधी के ऊपर चली थी, बाद में चली थी। लेकिन श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जब पूछा उनसे कि राष्ट्रपिता कौन है हमारे, तो लोगों ने कहा महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी है, तो कहां है उनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी कहां है? आपने उनके नाम पर आजादी तो ले ली, लेकिन उनको दिखाया कहां है? संविधान सभा में कहां है वो? अब दिक्कत ये थी दोस्तों, उनकी विचारधारा करीब करीब समाजवाद से मिलती थी। समझ में आ रही है? अब मैं यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ सारी चीजें। लेकिन एक चीज बताओ, शासन का मॉडल गांधीवादी होना चाहिए या समाजवादी होना चाहिए या फिर उदारवादी होना चाहिए? क्योंकि हमें आदत थी उदारवादी शासन के मॉडल की। समझ में आ रही है? और गांधी संसदीय शासन के बहुत ज्यादा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा विरोधी थे। एक बार गए, इंग्लैंड गए थे, विंस्टन चर्चिल उस वक्त वहां के प्रधानमंत्री थे, तो वहां गए और ब्रिटेन की संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार एक शब्द बोल दिया, ब्रिटेन की यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, ये वेश्या है, बांझ है। अब इससे नारीवादी भड़क गए। ये भी एक विचारधारा है, नारीवादी फेमिनिस्ट लोग जो है। गांधी बाबा ये क्या कह रहे हो आप लोग? मतलब आप ये क्या कह दिया आपने कि वेश्या और बांझ? अरे भगनियो, भगनियो मतलब औरतों, घबराओ नहीं, मैंने आपके लिए नहीं कहा है। बांझ, अब देखो, जिस बच्चे, जो लड़की पर, जो औरतों पर जिस पे बच्चा नहीं होते उसे बांझ कहते हैं ना। हमारे यहाँ समाज में ये चलन है। लेकिन आपने, उसकी भी एक गरिमा होती है, मानव गरिमा होती है। नारीवादी आप इसका मानते हैं कि बच्चा नहीं हो सकता तो इसका मतलब इसकी गरिमा नहीं है, डिग्निटी नहीं है उसकी। उसकी भी एक मानव होने के नाते उसकी गरिमा है, तो आप उसे बांझ कैसे कह सकते हो? बांझ इसलिए क्योंकि संसद काम नहीं करती, पहला। उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि बांझ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसद कोई काम नहीं करती। और वैसे इसलिए संसद वही रहती है, मंत्रिमंडल बदलता रहता है। समझ में आ रही है ये लाइन? संसद वही रहती है लेकिन मंत्रिमंडल बदलता रहता है। ये क्वेश्चंस आपको जो मैं बता रहा हूं ना, ये आ भी सकते हैं आपके प्री में, मेंस में, कहीं भी आ सकते हैं। क्योंकि मैं सारी चीजें नहीं बता सकता, बोल के भी बता सकता हूं, मैं सारी चीजें समझा रहा हूं, इसीलिए। समझ में आ रही? गांधीवादी डिबेट के यहां से चालू हुई थी, और इसके जो थे SN अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल, इसके न्यायाधीश नहीं थे, इनके पक्के शिष्य थे, इनके उत्तराधिकारी, यानी कि गांधी जी उसमें नहीं आए थे। समझ में आ रही है? तो पहली विचारधारा कौन सी थी? उदारवादी, जो शासन का मॉडल अपनाना चाहती थी। तो उदारवादियों ने सोचा कि शासन का मॉडल तो हमारा जो है, शासन का मॉडल तो उदारवादी होना चाहिए, लेकिन हम पहुंचेंगे समाजवाद पे। समझ में आ रही है? उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया कि हम जाना कहां चाहते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले डीपीएसपी को पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें डिबेट ज्यादा आती है समाजवाद और उदारवाद के नाम पर, तो हम दोनों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। उदारवाद का मतलब होता है लिबरलिज्म, समाजवाद होता है सोशलिस्ट। समझ में आ रही है? अब इन दोनों का मतलब होता है, उदारवादी जो व्यक्ति होते हैं, लिबरल किस्म के जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति को प्रधानता देते हैं। समझ में आ रही है? कि पहले व्यक्ति आया या समाज? व्यक्ति। वो डायरेक्ट व्यक्ति की गरिमा को स्वतंत्रता देते हैं, व्यक्ति की प्रधानता सबसे पहले करते हैं। लेकिन समाजवाद का जो सिद्धांत है वो समूह, समुदाय या समाज को प्रधानता देता है कि नहीं, व्यक्ति की गरिमा तभी तक है जब तक वो समाज में है। समाज से बाहर हुआ, या तो वो निरा पशु होगा या फिर वो अलग ही होगा, ईश्वर होगा। और ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। समझ में आ रही है? तो कहीं कहीं अरस्तु के विचार समाजवाद से मिलते हैं, वो ऑप्शनल में देखते हैं हम इन सारी चीजों को। दूसरा क्या है? उदारवाद अधिकार और स्वतंत्रता पर बड़ा जोर देता है। किसकी? व्यक्ति की, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समझ में आ रही है? मैं बार बार एक डायलॉग बोलता हूं, अपनी भी शादी में ना जाएं
मेरी मर्जी। मैं पीले बाल करवाऊं, काले बाल करवाऊं, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, छोटे कपड़े पहनूं, बड़े कपड़े पहनूं, ना पहनूं, मेरी मर्जी। समझ में आ रही है? मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, मेरी मर्जी। मुझे रोका टोकी पसंद नहीं है। समझ में? टोकना मना है। और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स, टोकना मना है। राज्य को, समाज को नहीं। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ मिले हैं? राज्य के। और ये किसके लिए मिले हैं? राज्य के लिए। समझ में आ रही है कि राज्य इनको ध्यान में रख करके विधि का निर्माण करेगा। समझ में आ रही है? दूसरा, यहाँ पे ये क्या, किस चीज की बात करता है? आर्थिक समानता की। देखिए दोस्तों, आर्थिक समानता किस तरीके से लेके आ सकता है? आर्थिक समानता उस टाइम पे स्टालिन का समाज था रसिया में। स्टालिन 1952 में आया था उस वक्त, और उस मॉडल को देखने के लिए लोग जाते थे, दुनिया भर के लोग जाते थे। मॉडल बड़ा गजब का था, उसका आकर्षित करता था लोगों को। अब देखो एक चीज बताओ, आपका जन्म हुआ सरकारी हॉस्पिटल में, कोई खर्चा नहीं, राज्य का खर्चा है। सरकारी हॉस्पिटल क्या है? राज्य ही तो है। किसकी गोद में जन्म हुआ आपका? पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का सारा खर्चा कहां जा रहा है? राज्य के पास। हमारे अपने पैसों से नहीं पढ़ रहे, कौन पढ़ा रहा है? राज्य। स्टालिन के राज्य की बात कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं। समाजवादी राज्य ऐसा होता है, बड़ा रोमांटिक किस्म का राज्य होता है ये। अब सारा कैसा पैसा खर्च कर रहा है, और दलिया कौन खिला रहा है? राज्य। खाने का पेट भर के। दूसरा, आपके पास घर नहीं है, घर कौन देगा? राज्य देगा। अच्छा, आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में लेट जाओ आराम से 1-2 महीने के लिए, खर्चा दवाइयां कौन देगा? राज्य देगा। समझ में आ रही है? स्टालिन का मॉडल ऐसा था। अब ऐसे समाज को देख करके आदमी ललचाएगा कि नहीं? अब लोगों में डिबेट पैदा हो गई कि हमारा शासन का मॉडल समाजवादी क्यों नहीं हो सकता। लेकिन समाजवादी होने के लिए दोस्तों पैसा भी तो होना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं था। समझ में आ रही है? तो दूसरी बात, आर्थिक समानता की बात करते हैं ये लोग समाजवादी। आर्थिक समानता कैसे आएगी? आर्थिक समानता ऐसे आएगी, या तो पैसे वालों की संपत्ति को खत्म कर दो और गरीबों के बराबर लेके आओ, समानता पैदा हो गई। या फिर गरीबों को ऐसा कर दो, गरीबों की जो पैसे वाली की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको गरीबों को लेकर आधा आधा बांट दो। इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रही है? नेहरू भी यही चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। उस वक्त हमारे यहाँ कितनी रियासतें थी? 552। 552 लिखी हुई है, कहीं 562 लिखी हुई है, 56 लिखी हुई है, इस तरीके से है। उस पर गौर मत दिया करो आप, क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आप 2-4 साल के क्वेश्चन उठा के देखिए, फैक्चुअल चीजें बहुत कम पूछी जा रही हैं। पहले पूछी जाती थी, आज नहीं पूछी जा रही हैं। तो तीसरा कौन सा है? और आर्थिक समानता तो आ ही नहीं सकती। पहली बात तो आर्थिक समानता कैसे आ सकती है? एक चीज बताइए, स्टालिन के राज्य में आ गई थी, जिसके पास खुद की बकरी भी थी ना, वो भी राज्य की थी। इसे दो, नहीं दोगे तो गोली खाओगे। समझ में आ रही है? घर, मकान, पैसा, जोरू, जमीन, जोरू तो नहीं, ये सारी चीजें राज्य के अधिकार में थी। मंजूरी तो नहीं हो सकती। ये कोई उसका प्लेटो का राज्य तो नहीं है। प्लेटो जो कहता है कि समान स्त्रियों का जो है समानता, जो एक पत्नी के सभी पति और एक पति की सभी पत्नियां। समझ में आ रही है? उसका तो राज्य अलग ही था प्लेटो का, उसका दर्शन अलग है। किसी दिन वक्त मिलेगा तो पढ़ेंगे उसके भी। ठीक है, अगला उदारवाद। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कि संवैधानिक शासन हो। शासन कैसा होना चाहिए? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ब्रिटेन का शासन कैसा था? संवैधानिक था। अमेरिका का शासन कैसा था? संवैधानिक था। ज्यादातर संवैधानिक थे। दूसरा, इसमें देखो ये उदारवाद, समाजवाद क्या कहता था? समाज संविधान के साथ साथ शासन कैसा होना चाहिए? राज्य के हाथ में होना चाहिए। जितने उत्पादन के जितने भी साधन हैं आपके, उत्पादन के साधन का मतलब समझते हो? जितने भी आपके उत्पादन के साधन है, तेल, मिट्टी, जमीन, ये जितने भी मशीन्स वगैरह, जितने भी कारखाने, संसाधन वगैरह है आपके, ये सारे के सारे, इनके अधिकार किसका होना चाहिए? राज्य का होना चाहिए, समाज का होना चाहिए। समाज मतलब सरकार। समाज का उच्चतम रूप कौन सा होता है? समाज। और सबसे छोटा रूप, निम्नतम, व्यक्ति। समाज की सबसे, परिवार, व्यक्ति नहीं। समझ में आ रही है? परिवार होता है। चौथा, क्षमता और प्रतिस्पर्धा। भाई जिसमें उदारवादी लोग कहते हैं आप में अगर क्षमता है, कंपटीशन करो, जीत लो। समझ में आ रही है? आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है? कंपटीशन ही तो हो रहा है। उदारवादी तो हैं सारे के सारे, लेकिन वो क्या कहते हैं समाजवादी? अब इसमें समाजवादी क्या कहते हैं? नहीं, भाईचारे के माध्यम से करो।
गांधीवादी भी यही कहते हैं, नहीं, भाईचारे से बात करो, इस तरीके से नहीं, जिसके पास ज्यादा है वो थोड़ी कम वाले को दे दो आराम से। अब ऐसे कौन दे देगा, कोई नहीं देगा। आर्टिकल 31 मैंने आपको समझाया था संपत्ति का, कितना झगड़ा हुआ था उसका, मेरे पिछले लेक्चर्स को देखना, उसमें मैंने सारी चीजों को बता चुका हूं, किस तरीके से झगड़ा हो रहा था, कितने वाद जा रहे थे, भाई हमारी संपत्ति का अधिकार छीन रहा है, एक चवन्नी नहीं देना चाहता। हमारे देश में एक रोल होता है, माँ बाप की मृत्यु को भूल जाते हैं लेकिन संपत्ति को नहीं भूल सकते, समझ में आ रही है, बंधुता पर जोर देता है। तो ये मोटे मोटे जो फैक्ट हैं समाजवाद और उदारवाद के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहां से डिबेट पैदा होती है, सबसे पहले उत्पत्ति यहां से पैदा होती है कि किस तरीके से डीपीएसपी को लेके आया जाए। और चीज ये थी 1935 का एक अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, चौथा कौन सा था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, एक्ट लिख देता हूं मैं, है ना, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें एक चीज था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि शासन के आदेश। शासन के आदेश का मतलब यह होता है सूचना का प्रपत्र। सूचना का प्रपत्र का मतलब होता है जो हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन था, लेकिन रानी या महारानी जो भी था वहां पे, राजा महाराजा, तो वो वहां पे एक आदेश भेजा करते थे कि आप इन लक्ष्यों को ध्यान में रख करके आपको इंडिया का शासन करना है, ताकि लोग ये ना कहें कि हम सिर्फ खून चूसने के लिए पैदा हुए हैं, हम आपको भला करने के लिए भी पैदा हुए हैं। समझ में आ रही है? तो एक पॉइंट यहां से मिल गया 1935 में से। चौथा पॉइंट कहां से मिला, पांचवा मिला था, ढूंढते ढूंढते हमारे संविधान विद अंबेडकर कहां पहुंचे, आयरलैंड। अब आयरलैंड, बहुत सारे देशों का संविधान देखा, कहीं नहीं मिला, लेकिन आयरलैंड में मिला। आयरलैंड का 1937 का संविधान, $1937 का संविधान। इसने भी कहां से लिया, स्पेन से, लेकिन हमने डायरेक्ट स्पेन से नहीं लिया, हमने लिया आयरलैंड से। क्वेश्चन आता है हमारा डीपीएसपी किससे प्रभावित है, आयरलैंड के संविधान से। समझ में आ रही है यहाँ पे? तो ये डिबेट है, यहां से उत्पत्ति होती है इसकी। यहां तक समझ में आया आपको? हमारी डीपीएसपी की जो है उत्पत्ति कैसे होती है, इन डिबेट्स की धाराओं से, इनमें जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तब जाकर के उत्पत्ति होती है इन चीजों की। समझ में आ रही है? शासन का मॉडल कैसा होना चाहिए, उदारवादी, लेकिन पहुंचना कहां है हमें, समाजवादी। साधन कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साध्य समाजवादी होना चाहिए हमारा। समझ में आ रही है? इंदिरा गांधी ने समाजवादी बनने का प्रयास किया, नेहरू ने समाजवाद बनने का प्रयास किया। आपको बताया था 31A, 31B, 31C किस तरीके से जोड़े गए थे। 17वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे भी प्रेफरेंस दूंगा आपको लिए। तो सबसे पहले, अब ये तो खत्म हो गया है, इसके बारे में प्रकृति, नेचर कैसा है इसका, एक हेडिंग डालिए, नेचर, प्रकृति। एक चीज और समझ लीजिए, हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्वों की कोई ना तो समिति थी और ना ही कोई चर्चा थी। पहली बात, सिर्फ ओनली ऑन अधिकारों की बात चल रही थी। ये जो उत्पत्ति हो रही है ना, इसमें भी मूल अधिकार की उत्पत्ति हो रही थी। उसी वक्त जब कृपलानी साहब इतने जत्था को लेके आ गए थे ना, एक ऐसी चीज होती है ना, नई नई चीज होती है। अब फोन होता है तुम्हारा, नया फोन खरीदा आपने, अब वो कहीं गिर जाए तो आप बड़े प्यार से उसे साफ करोगे, वही 2 साल पुराना हो तो रख दोगे ऐसे ही। समझ में आ रही है? लेकिन हमको नई नई आजादी मिली थी, समझ में आ रही है? अब नई नई आजादी मिली थी तो हम चाह रहे थे हमें नई नई चीजें मिले, हम क्या क्या कर सकते हैं देश के लिए। रोमांटिक किस्म के आदमी थे, सारे बहुत ज्यादा समाजवादी थे उस टाइम पे, उदारवादी भी थे। हम कुछ ना कुछ तो लोगों के लिए करें। लोगों के पास कुछ नहीं था, नेहरू के पास कुत्ता था। नेहरू बड़े विदेशी आदमी थे, वेदों से संबंध थे, उनके संबंध की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रही है? उनकी एक किताब है, नाम भूल रहा हूँ उसका, उसका जो है कवर पे देखना है, उसको कुत्ते के साथ में जहाज से निकल रहे हैं, वो कुत्ते के साथ में फोटो है उसका, नेहरू जी का। वो बड़े आदमी थे, उनका विदेशों से संबंध था। तो उसमें ये था, जो जत्था लेके आए थे, उसमें अंबेडकर ने सलाह दी कि आप ऐसा करो, जो जिसमें पैसा नहीं लग रहा है उसको बना दो फंडामेंटल राइट्स। समझ में आ रही है? जिसको हम अभी दे सकते हैं, जिसमें पैसा नहीं लग रहा है, उसको क्या बना दिया, मूल अधिकार।
और जो जिसमें पैसा लगेगा वो राज्य धीरे धीरे, अब भाई हम हमेशा ऐसे तो नहीं रहेंगे, कुछ तो बदलाव आएगा, समझ में आ रही है, वो राज्य धीरे धीरे देता रहेगा। ऐसे ही भाग 4 में, भाग कौन से किसमें, भाग 4 में, भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया। समझ में आ रही, फैक्चुअल चीजों पर ध्यान मत दो, जो मैं बता रहा हूं उन चीजों पर ध्यान दो, आंसर राइटिंग पे ध्यान दो। समझ में आ रही है, यूपीएससी में महत्व आंसर राइटिंग का होता है सबसे ज्यादा, इस तरीके से। तो महत्व पर ध्यान दीजिए, महत्व पहले वो है पहला पॉइंट। प्रकृति करा रहे हो। अब प्रकृति महत्व तो हो चुका है, ठीक है, प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है इनका, मूल अधिकार के उल्लंघन, मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय में प्रवेश किया जा सकता है, मूल अधिकार के विरुद्ध, मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय में प्रवेश किया जा सकता है। और न्यायालय में प्रवेश किस तरीके से किया जा सकता है, आर्टिकल 32 के माध्यम से, मूल अधिकारों के लिए, लेकिन इनके लिए नहीं। ये कौन है, अबाध योग्य, इन पे बात नहीं लाया जा सकता, गैर न्यायोचित, नॉट इनफोर्सेबल। समझ में आ रही है, ये फोर्सेबल नहीं है, फोर्सेबल कौन है, मौलिक अधिकार, ये अधिशासी पूर्ण है, अधिशासी पूर्ण कह लो, अबाध योग्य कह लो, नॉट इनफोर्सेबल कह दो, तीनों बात एक ही है। समझ में आ रही है। परंतु अगली लाइन इसी में, परंतु निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए, परंतु निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता, न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। बल्कि इसे लागू कराना, बल्कि इसे लागू कराना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य अंडरलाइन, किसका कर्तव्य है ये, राज्य का कर्तव्य है। समझ में आ रही है, कौन से आर्टिकल में है, 37 है, ठीक है। लेकिन और लिखिए इसी में, निदेशक तत्व, निदेशक तत्व शासन के मूलभूत सिद्धांत, निदेशक तत्व शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं, ब्रैकेट में आर्टिकल 37। आर्टिकल का मैं बार बार बता रहा हूं, आर्टिकल का महत्व बिल्कुल नहीं है, कोई आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। पता क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, शासन के मूलभूत सिद्धांत किस भाग को दिए कहा गया है, भाग 4 को। समझ में आ रही है, यह शासन का मूलभूत सिद्धांत किसे कहते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, उठा के देखना। अगला, परंतु प्रशासन के विरुद्ध, परंतु प्रशासन के विरुद्ध या कार्यपालिका के विरुद्ध, प्रशासन या कार्यपालिका के विरुद्ध न्यायालय में जाकर, परंतु प्रशासन या कार्यपालिका के विरुद्ध न्यायालय में जाकर इसे क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता, इसे क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता, और ना ही राज्य के द्वारा निर्मित विधियों को या विधि को, और राज्य के द्वारा निर्मित विधि या विधियों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे निदेशक तत्वों के विरुद्ध हैं,
ये इन्हें अबाध योग्य, नॉट इन्फोर्सेबल या अधिशासीय पूर्ण कहा जाता है। अतः निदेशक तत्व की प्रकृति अतः निर्देशक तत्वों की प्रकृति नैतिक है। कैसी है? मोरल है। समझ में आ रही है यहां तक? कोई क्वेश्चन? अधिशासी पूर्ण नहीं है ये डीपीएसपी में। हाँ मौलिक अधिकार अधिशासी पूर्ण है। हाँ। दूसरा पॉइंट, अब आलोचना भी तो होती है ना इसकी, कि जब ये अबाध योग्य हैं तो मुझे एक चीज बताइए, न्यायालय में जा नहीं सकते तो फिर दे क्यों रहे हैं इनको? आपने बड़े बड़े वादे तो कर दिए सारी चीज के, कि हम ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, आपको गरीबी दूर हटा देंगे। नेहरू का डायलॉग था सबसे पहले, एक एक गरीब आंसू को पहुंच देंगे हम। समझ में आ रही है? पहला डायलॉग था उसका, कि हम एक एक गरीब के आंसू को उसको पहुंच देंगे रुमाल से। इसका मतलब क्या है? ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, इसका मतलब ये होता है कि गरीबी को दूर कर देंगे हम। इंदिरा गांधी ने खुल के बोला था हम गरीबी हटाओ, और नारा दिया था ना, इंदिरा गांधी ने खुल के बोला था। लेकिन उनके पिताश्री जो थे वो थोड़े से इनडायरेक्टली बात करते थे, क्योंकि बड़े आदमी थे भाई, विदेशों से पढ़े हुए थे, विदेशों से संबंध थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के मित्र थे। समझ में आ रही है? कोई छोटे मोटे लोग थे नहीं थे। स्टालिन मित्र था उनका, पता है? उस टाइम पे मिलने गए थे जब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में, तो उन्होंने पूछा, नेहरू तुम किसके साथ हो? कोल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त। कोल्ड वॉर किस किस में चल रहा था? उदारवाद और समाजवाद के बीच में। दो ही विचारधारा तो थी। रशिया की विचारधारा क्या थी? समाजवादी, और अमेरिका की उदारवादी। उदारवादी मतलब पूंजीवादी। अब दो ही विचारधारा थी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा, नेहरू तुम किसके साथ हो? मित्र हो ना हमारे? बिल्कुल मित्र। उन्होंने कहा कोई ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है? नहीं, केवल दो ही ऑप्शन है, या तो साथ दो या फिर ना। यार कोई तीसरा ऑप्शन तो दे दो यार, मैं आपके भी साथ हूं और किसी के साथ भी हूं। यही क्वेश्चन स्टालिन ने पूछा नेहरू से। नेहरू ने फिर वही जवाब दिया। यहीं से तो हमारी अंतरराष्ट्रीय शांति निकलती है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति के, अब ये डीपीएसपी में आगे पढ़ाऊंगा, अंतरराष्ट्रीय शांति इसी में तो देता है। अब हमारी कैसी नीति निकली? गुटनिरपेक्षता की नीति, नॉन अलायंस की नीति, नाम की नीति। समझ में आ रही है? इसीलिए भाई हमारा कोई शत्रु नहीं है, हम शांति की तरफ हैं, प्यार मोहब्बत की तरफ हैं। जो अमन की बात करेगा हम उसकी तरफ हैं, जो झगड़ा करेगा वो हमारा विरोधी है। समझ में आ रही है? कोई भी हो, या तुम हो या वो हो, स्पष्ट कहने वाले व्यक्ति थे। अगला, इनका जो है इनका विरोध हो रहा था कि अबाध योग्य है। आपने यार इतने इतने वादे कर दिए तुम, और दवा मतलब डॉक्टर है ही नहीं, बीमारियां इतनी बता दी, डॉक्टर है ही नहीं। उनका डॉक्टर कौन है? आर्टिकल 32 मूल अधिकारों का, इनका कोई डॉक्टर ही नहीं है। अब चाइना के संविधान में देखो तुम, भर के पटक रखा है। रशिया के संविधान में देखो, भर के पटक रखा है, लेकिन एक चीज नहीं है, आर्टिकल 32 लागू नहीं करा सकते। समझ में आ रही है? चाइना के मॉडल को देखिए आप, बड़ा गजब का मॉडल है, और 10-20 सालों में इतना जबरदस्त इंप्लीमेंटेशन किया उसने, इतना जबरदस्त तरीके से उसने उछाल लाया अपनी इकोनॉमी में। आज देखिए लोग, कोई गरीब नहीं मिलेगा वहां। हमारे यहां कहीं भी चले जाओ, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। किसने बनाया? सारे के सारे हमारे यहाँ आर्टिकल दे रखे हैं। काम का अधिकार, रोज पेंशन का अधिकार, भत्ते का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सारी सारी चीजें यही तो हैं। और सरकार, एक चीज बताओ, सरकार जब वादा करती है, बहुत सारे वादे करती है कि मतलब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाने ठिकाने कर देंगे, आपके घर मकान बनवा देंगे, आवास योजना, लैट्रिन बनवा रहे हैं, है ना, सिलेंडर बांट रहे हैं, दलिया बांट रहा है। ये कोई फ्री में कर रहा है क्या? सरकार मतलब एहसान कर रही है हम पे। कौन करवा रहा है? डीपीएसपी। इनमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि आपको करना पड़ेगा, गा अंडरलाइन, नहीं करोगे तो अगली साल नहीं आओगे। समझ में आ रही है? अब लिखो इसको,
दूसरा पॉइंट, आबाद योग्य होने के कारण, आबाद योग्य होने के कारण ही इसे पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र कहा गया। एक चीज बताओ, पुण्य आत्मा कौन है? आप और हम पुण्य आत्मा है? नहीं, आप पुण्य आत्मा हो? आपसे भी पूछ रहा हूं, आप पुण्य आत्मा हो? पुण्य आत्मा कौन थे? नेहरू, पटेल, गांधी पुण्य आत्मा ही थे, बड़े लोग थे भाई। इनको पैसे की लालसा नहीं थी, राजनीति की लालसा नहीं थी। पहले गवर्नर जनरल कौन थे हमारे यहाँ? आजाद भारत के राजगोपालाचारी। अब पुण्यात्मा ऐसे लोगों से कहते हैं। राजगोपालाचारी गए महल में, संसद भवन में, उनको बेहतरीन कमरा दिया गया, बेहतरीन कोठी दी गई, वो भागने लगे वहां से, मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि मुझे एक बार आदत पड़ गई, क्योंकि मैं झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाला हूं, समझ में आ रही है, और मैं इनमें रहूंगा महलों में। ऐसे लोगों को कहते हैं पुण्यात्मा। हम भी, आप भी पुण्यात्मा हो सकते हैं, फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी तो लालची हैं। मोह माया को त्याग दो, पुण्यात्मा बन जाओगे। समझ में आ रही है? तो कितनी गंदी बात कही है किसी मतलब इसकी आलोचना करने में आलोचकों ने, कि सिर्फ पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है और कुछ नहीं है। और एक और लाइन और बोल दी, इससे भी गंदी। देखो, आलोचकों ने तो यहां तक कहा, आलोचकों ने तो यहां तक कहा कि यह महात्मा गांधी को दी गई, महात्मा गांधी को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है, अंतिम श्रद्धांजलि है। बताइए क्या क्या लोग कह रहे हैं? महात्मा गांधी की अंतिम श्रद्धांजलि है, इसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि आबाद योग्य है। जब कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो फिर क्यों लगा रहे हो यार? चलो, फंडामेंटल राइट्स तो समझ में आते हैं कि भाई हम आर्टिकल 32 के माध्यम से अपने अधिकार मांग सकते हैं, सारी चीजें, इनको नहीं मांग सकते। अब इनका अवोल्यूशन सरकार करती है तो हम न्यायालय जा ही नहीं सकते, फायदा क्या है? एक और लाइन लिख लो इसमें, यह केवल चुनावी घोषणा पत्र मात्र है, यह केवल चुनावी घोषणा पत्र मात्र है। अब डॉक्टर अंबेडकर बड़ा इसका जो है क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना का जवाब देते हैं। अब आलोचना का जवाब किस तरीके से देते हैं अंबेडकर? ऐसा नहीं है, ना तो ये श्रद्धांजलि है, ना महात्मा गांधी को अंतिम दी गई श्रद्धांजलि है। ऐसा नहीं है। जो कोई सरकार सत्ता में आएगी और आपसे जो वादा करेगी उनको पूरा ना करेगी तो जनता क्या करेगी? हमारे यहाँ किसका रूल ज्यादा चलता है? चलेगी किसकी? सरकार की चलेगी या जनता की? और सरकार किससे डरती है? सर्वोच्च न्यायालय से नहीं डरती है, ध्यान रखना। किससे डरती है? जनता से, क्योंकि उसको अगली बार भी सत्ता में आना है। जिसको एक बार सत्ता में आ गया उसको सत्ता का चस्का लग जाता है, समझ में आ रही? उसको बार बार सत्ता में आना पड़ता है। मोदी सरकार अभी फिलहाल दो बार आ गई, तीसरी बार फिर आने वाली है। और जब मोदी सरकार जो है चुनावी घोषणा पत्रों को जो है ऐसे ही छोड़ दोगी, ऐसे ही जो अपने वादों को पूरा नहीं करेगी, तो अगली साल जनता आने देगी? अभी क्या हो रहा है? बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, समझ में आ रही है क्या हो रहा है हमारे देश में? राम के नाम पर दंगा, लोग समझ नहीं रहे, बेवकूफ हैं, जनता बेवकूफ है। हाँ, कुछ वादे भी किए थे बहुत अच्छे अच्छे, राम मंदिर बनवाएंगे, बनवाया, बन रहा है। 370 हटवाएंगे, हटाया। नोटबंदी, जीएसटी लगा दी, समझ में आ रही? तो 3 तलाक कदम, कुछ अच्छे भी काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सारी चीजें बुरी हैं मोदी सरकार की। सरकार की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, कुछ फायदे भी होते हैं उसके भाई, वो होते हैं। अगला पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं इसके बारे में आलोचना के जवाब में? डॉक्टर अंबेडकर ने इन आलोचनाओं को अस्वीकार करते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने इन आलोचनाओं को अस्वीकार करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक शासन में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में,
लोकतांत्रिक शासन में जनमत, जनमत अंडरलाइन, जनमत का मतलब समझ रहे हो? जनता का मत, बहुमत। सत्ता कभी भी पलट सकती है, समझ में आ रही है? अच्छे अच्छे हिटलरों को हराया है इस जनमत ने, समझ में आ रही है? हाँ, बस एक बार समझ में आ जाए इसको कि शासक कैसा है हमारा, क्योंकि जनता भोली भाली होती है बेचारी, वादों में रह जाती है कि हम ये करेंगे, सिलेंडर बांटेंगे, लैट्रिन बनवाएंगे, ये करवाएंगे। अरे यार, सरकार तो बड़ी गजब की चीज है। शिक्षा दो ना, जब तुम शिक्षा दोगे, सरकार शिक्षा देगी, आपको बेहतरीन एजुकेशन मिलेगा, बेहतरीन स्वास्थ्य मिलेगा, तो अपने आप खरीद लेंगे ना आप घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, सारी चीजें हम अपने आप कैपेबल हो जाएंगे ना सारी चीज के लिए। ये सरकार अपाइज बना रही है दरिया बांट करके, या फिर क्या कर रही है हमारे साथ? हमारे दम पे जियो। और जिसको फ्री का खाना एक बार मुंह पे लग गया, वो काम करेगा? नहीं करेगा। समाजवाद डायलॉग, समाजवादी शासन में यही तो खराबी है। चाइना में कोई खराबी नहीं है, चाइना में एक ही चीज की खराबी है। पहली बात, वहां सारे के सारे डीपीएसपी दे रखे हैं, मूल अधिकार बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन उपचार कोई नहीं है, दवाई कोई नहीं है, समझ में आ रही? दूसरा, शासन का मॉडल इकोनॉमिक तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल बेकार है। पॉलिटिकल कैसा है? एक दलीय शासन, उसी में चुनाव होते हैं, उसी में सारी चीज होती है, और उसी का शासन होता है। बोलना मना, वरना टोटे टोटे, समझ में आ रही? हमारे यहाँ मोदी डैश डैश डैश, पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, समझ में आ रही है? लोकतांत्रिक शासन है, बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं। फेसबुक पे आपने कुछ भी, अब आपके पास चाहे पैसा नहीं हो खाने के पीने के लिए, लेकिन सुबह उठ के आराम से फेसबुक ऐसी ऐसी लाइनें लिखेंगे, मजा काट देंगे आप। ऐसे अब विचार हैं आपके, टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू प्रिवेसी, बोलने का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता, समझ में आ रही है? लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, जब तक जेब में पैसा नहीं है, स्वतंत्रता किसकी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाजवादी कहते हैं, ये जब तक जेब में पैसा नहीं है, ये स्वतंत्रताओं का उपयोग कौन करेगा? असली स्वतंत्रताओं का उपयोग तो पैसा वाला कर रहा है ना, पूंजीपति कर रहे हैं, समझ में आ रही है? जिसके हाथ में पैसा ही नहीं है, वो क्या बोलेगा, क्या घूमेगा, बताइए? कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अगला, इसी में लोकतंत्र, क्या बोला था मैंने? जनमत, जनमत अंडरलाइन, जनमत न्यायपालिका के निर्णय से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जनमत का निर्णय न्यायपालिका की शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। और निर्वाचित सरकार को, और निर्वाचित सरकार को सदैव और निर्वाचित सरकार को सदैव इस बात का भय होता है, भय यानी कि डर, इस बात का सदैव भय बना रहता है कि जनमत इसके विरुद्ध ना हो, कि जनमत उसके विरुद्ध ना हो, क्योंकि दोबारा भी तो आना है उसको चुन के, कि जनमत उसके विरुद्ध ना हो। और स्वतंत्रता के कितने साल हो गए स्वतंत्रता को? 77, 80 लिख लो यार, क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए काम आएगा, आपके लिए भी 80 लिख लो। स्वतंत्रता के 80 वर्षों, एक दो साल तो यूपीएससी में आप दोगे ना, तो लिखने में काम आएगा। 80 वर्षों में निदेशक तत्वों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है, और स्वतंत्रता के बाद 80 वर्षों में निदेशक तत्वों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है, जिससे यह सिद्ध है, यह सिद्ध होता है कि, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसका महत्व, इसका महत्व शासन के लिए मूलभूत है, शासन के लिए मूलभूत है। फंडामेंटल ऑफ द गवर्नेंस, फंडामेंटल ऑफ द गवर्नेंस शासन के लिए मूलभूत है।
देखिए, नेहरू ने जब ये देश आजाद हुआ था डीपीएसपी के लिए क्या किया? सबसे पहले क्या किया था? हमारे यहाँ भूमि सुधार आंदोलन स्टार्ट हो गया था विनोबा भावे के माध्यम से। तो उस वक्त सबसे पहले भूमि सुधार, भूमि सुधार। दूसरा, जमींदारी उन्मूलन। तीसरा, नवी अनुसूची। इन दोनों को कहां डाल दिया था? नवी अनुसूची। नवी अनुसूची। तो ये काम किया नेहरू ने। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, 25वां संविधान संशोधन लेके आई। इंदिरा गांधी ने 25वें संविधान संशोधन से 39 बीसी को किस किस से ऊपर कर दिया था? ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, 19, 20 और 31। समझ में आ रही? 19 में भी संपत्ति का अधिकार है, 19, 20 और 31। इन दोनों आर्टिकल, तीनों आर्टिकल से कौन महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है? 39 बीसी। 39 बीसी, समझ में आ रही है? दूसरा, 42वां संविधान संशोधन फिर किया, 39 बीसी को सारे फंडामेंटल राइट से ऊपर कर दिया। पहला संविधान संशोधन कौन सा था? 25वां। दूसरा, हाँ, 42वां। अब इससे कौन सा कर दिया था? 39 बीसी। 39 बीसी को किससे ऊपर कर दिया था? 19, 20, 31। इसे देख के हंसना मत। 42 से कितना कर दिया था? 39 बीसी से ये सबसे ज्यादा ऊपर 12 से लेकर के कितने? 32, 35, वो तो ऐसे ही है। समझ में आ रही है? मूल अधिकार, फंडामेंटल, सारे मूल अधिकारों से ऊपर कौन? 39 बीसी, इंदिरा गांधी ने। आर्टिकल 31 सी जोड़ करके। समझ में आ रही है? ए और बी किसने जोड़े थे? बाबू ने। किसके? इंदिरा गांधी के, नेहरू जी ने। और सी किसने जोड़ा था? इंदिरा गांधी ने। समझ में आ रही है? और ये दोनों आर्टिकल उसने बताए थे। चलो इसी बात को लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? अच्छा, एक चीज बताऊं, नेहरू ने संतुलित स्थापित करने की कोशिश की थी, संतुलन लाने की कोशिश की थी कि भाई चलो भूमि सुधार कर दे, जमींदार जमींदार उन्मूलन कर दें, नवी अनुसूची ला दें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब झगड़ा ना हो, ना न्यायपालिका में हो, ना फिर उसमें क्या नाम है फंडामेंटल राइट्स में झगड़ा हो, ना फिर उसमें डीपीएसपी में। समझ में आ रही है? कि दोनों को दोनों महत्व बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी ने झगड़ा झगड़ा उत्पन्न कर दिया, अनबैलेंस कर दिया इनको सारी चीजों को। ये ऊपर ही कर दिया 42वें संविधान संशोधन से, बिल्कुल ही खत्म, कि मूल अधिकार आपके है ही नहीं 39 बीसी के सामने। समझ में आ रही? हम कुछ भी कर सकते हैं। और 39 बीसी क्या है मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं आपको। समझ में आ रही है? लिखिए पॉइंट, अगला पॉइंट। नेहरू के द्वारा निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने का गंभीर प्रयास किया गया। नेहरू के द्वारा निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने का गंभीर प्रयास किया गया और नवी अनुसूची के माध्यम से भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित किया गया। भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित किया गया। अगला पॉइंट, इंदिरा गांधी ने
इंदिरा गांधी ने समाजवाद के नाम पर इंदिरा गांधी ने समाजवाद के नाम पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नए निदेशक तत्वों को जोड़ा, नए निदेशक तत्वों को जोड़ा या जोड़ा गया। वो कौन कौन से थे? 39A, 43A और 48A। तो पहला डालिए 39A। ए, समान और निःशुल्क, क्या लिखा आपने? 39A में क्या है देखो, समान और निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार, समान और निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार। फोर्टी थ्री ए सामने डाल लेना उसके। 43A कर्मकारों का प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार, कर्मकारों का प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार। और अंतिम लास्ट 48A 48A पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये क्या करा रहा था मैं? प्रकृति, नेचर। निष्कर्ष इसका, वर्तमान में शिक्षा के अधिकार, वर्तमान में शिक्षा के अधिकार। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब ये आबाद योग्य है तो कुछ सरकार कुछ कर नहीं रही है, बहुत सारे काम कर रही है हमारे लिए, मनरेगा वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें लेके आ रही है। और इसी के तहत ये जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे इसी के माध्यम से चल रहे हैं। और आज तक जितने भी आपको लाभ मिले हैं, पेंशन वगैरह, रोजगार वगैरह, ये सारे के सारे डीपीएसपी के माध्यम से मिले हैं। सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है, जो वादे कर रही है तो कुछ ना कुछ तो पूरा करेगी, समझ में आ रही है ये सारी चीजें। तो उसी चीज को देख करके हमें निष्कर्ष लिखना है, समझ में आ रही है। वर्तमान में शिक्षा के अधिकार, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना के माध्यम से निदेशक तत्वों को अत्यधिक महत्व दिया गया है, अत्यधिक महत्व दिया गया है, जो शासन के लिए आज भी, जो शासन के लिए आज भी एक आदर्श अथवा निर्देश है, एक आदर्श अथवा निर्देश है। आज के लिए लेक्चर इतना ही है, और अगले लेक्चर में हम दूसरे सेकंड पार्ट में, जो कि अभी शूट करेंगे हम, जो शायद लंबा लेक्चर हो जाता है तो बच्चे देख नहीं पाते, इस वजह से हम अभी प्राकृतिक राधि महत्व के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। महत्व, प्रासंगिकता और रिलेशन, इन दोनों के बीच में, एफआर और डीपीएसपी के बीच में। ठीक है, नमस्कार।